हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके जो फर्दर क्वेश्चंस थे, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपके पूछे हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। ठीक है, आज मैं आपको बाकी के जो फर्दर क्वेश्चंस हैं इस वीक के या अभी तक लास्ट मंथ के, इनको भी मैं आज आंसर करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप बने रहिए। देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन सेशन ज़रूरी क्यों होता है? आप सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी ये होता है कि आप जो कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके बारे में अच्छी तरह जानिए कि भाई आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बच्चों को एक चीज़ सिखाता हूँ कि भाई तुम्हें वो बात पता होनी चाहिए जिसके बारे में जिससे तुम फ्यूचर बनाना चाह रहे हो। आप जिस चीज़ में फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, या इनफैक्ट कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, है ना। जब तक आपको सारी चीज़ें पता ना हो तब तक आप उस काम में बेस्ट अपना नहीं दे सकते। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन सेक्शन भी आपको दिया करूँगा, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप मुझसे पूछो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हर एक वीडियो के बाद अपना कमेंट लिखो, आप पूछो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कौन सा कन्फ्यूज़न है जो आपको परेशान किए जा रहा है। मैं उन सारे क्वेश्चंस को जो है, सारे डाउट्स मैं आपके दिमाग से हटाऊँगा, मैं उनको क्लियर करूँगा। आज एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर क्या तुक्केबाजी की जा सकती है, तुक्का मार के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं? मैंने बोला हाँ भाई, बिल्कुल होता है, तुक्के भी लगाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको अभी नहीं, उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसका एक अलग प्रोसीजर है। बिल्कुल तुक्केबाजी भी होती है, ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी नहीं होती। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुक्केबाजी भी सिखाई है कि भाई कैसे तुक्के लगा के आप ना होने वाले एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। नेट जहाँ हो रहा है वहाँ आपका JRF हो जाएगा, जहाँ JRF हो रहा है वहाँ आपका SPM हो जाएगा। तुक्केबाजी होती है। चलिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि तुक्केबाजी की कैसे जाती है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सेशन अपना स्टार्ट करें। कल बहुत सारे लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमने किए थे। आज हम लोग उससे आगे फर्दर क्वेश्चंस को आगे लेके चलें। एक बच्चा सवाल पूछता है, सर CSIR की तैयारी शुरू कैसे करें? ठीक है, CSIR की तैयारी कैसे शुरू करें बच्चे? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR की तैयारी शुरू कैसे करें। आप इसके लिए सबसे पहले लग जाइए आप BSc से ही। ठीक है, BSc में आप जैम की तैयारी कोशिश कीजिए। अगर आप BSc में हो तो अपनी जैम की तैयारी आप कीजिए, या आपका कोई जूनियर तो आप उसको सजेस्ट कीजिए कि वो BSc में ही जैम की तैयारी अच्छे से करे। जब आप MSc में एंट्री लो उस समय आपके पास ड्यूटी होनी चाहिए कि आप MSc के, चूँकि मेनली क्वेश्चन तो MSc से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि जो आप मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, उसके सारे टॉपिक को अच्छे से नोट्स बनाओ। आपके पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी के नोट्स होने चाहिए, 2-3 पेन यूज़ करो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स से बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स को आप रेगुलरली पढ़ा करो। ठीक है, उसके अलावा जो CSIR में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उस पर अभी से ट्राई करना शुरू करो। अभी से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखो, उनको बनाओ, उनको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अभी से मास्टर्स से ही लग जाओ तो आपका CSI या JRF की तैयारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम टाइम आपको पढ़ना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम टाइम आपको जो अपना यूटिलाइज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ बात मोटिवेशन की आती है। आप याद कीजिए, जब आप 10th में थे तो आप कितना पढ़ते थे? मुझे लगता है मैं नॉर्मली 15-16 घंटे कोचिंग क्लासेस को मिला के पढ़ लिया करता था। आज 1-2 बच्चों से मैंने पूछा तो बोले कि हम लोग मैट्रिक में कोचिंग छोड़ के 5-6 घंटे पढ़ लेते थे। मैंने पूछा अच्छा भाई इंटर में कितना पढ़ते थे? तो बोले कि इंटर में पहुँचते पहुँचते वो टाइम घट के 3-4 घंटे पर रह गया। हमने अच्छा ठीक है, फिर ऑनर्स में? बोले सर ऑनर्स में तो कहाँ पढ़ पाते हैं। तो यही गलती है ना, यही तो वो चीज़ है जो आपको अपने टारगेट से दूर ले जा रही है। आपकी कंसिस्टेंसी क्यों कम हो रही है भाई साहब? आप अगर 10th में 12 घंटे पढ़ रहे थे तो आपको 12th में 11 घंटे पढ़ने थे, और BSc में आपको 10 घंटे पढ़ने थे। लेकिन यहाँ आप क्या करते हो, 10th में पढ़ लेते हो, 12th में उसका 50-40% पढ़ते हो, ऑनर्स होते होते पता चलता है कि उसका 20% पे आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपने सक्सेस से दूर होते हो। इसलिए कंसिस्टेंसी की आदत डालो। जब कंसिस्टेंसी की आदत डालोगे तो ये सारे ट्रिक्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये आपके लिए कोई मैटर नहीं रहेगा। पहले कंसिस्टेंसी डालो, एक सपना देखो। आपके सपने में प्रोफेसर की जॉब है, आप एक साइंटिस्ट बन गए हो, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रहे हो, माँ बाप के लिए गाड़ियाँ खरीद रहे हो, माँ बाप के लिए घर खरीद रहे हो, अपने परिवार के लिए जो चाहे वो कर रहे हो। ये सपना पहले देखो, तो एक बार इस सपने को जी के देखो, तब लगेगा कि नहीं इसका रास्ता क्या है। तो CSI या JRF एग्ज़ाम
के लिए तैयारी करने में, तब आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे और फिर आपका रिजल्ट भी होगा। ठीक है, इसलिए पहले सपने देखना सीखो, एग्ज़ाम बाद में करना। पहले सपने को देखो, उस सपने में क्या क्या आता है पहले उस चीज़ को देखो। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर एग्ज़ाम में नर्वस हो जाता हूँ मैं इनका नाम नहीं लूँगा, ये गुस्सा होंगे फिर मुझ पर। इन्होंने पूछा, सर मैं एग्ज़ाम में नर्वस हो जाता हूँ, क्या करूँ? भाई नर्वसनेस तो बचपने की निशानी है। ठीक है, नर्वस नहीं होना है। नर्वस क्यों होते हैं लोग? होता है क्या कि आपकी अगर आपका जो पैटर्न है क्वेश्चंस करने का वो गलत है ना, तो नर्वसनेस होगी। आप पता नहीं क्या करते हो, मैं अपना बताता हूँ। मैं अपना क्या करता था कि ना, जैसे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते थे, मैं इसको पहले 5 से 7 मिनट पढ़ता था पहले सारे क्वेश्चंस को। एक तरफ से मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ता था कि हाँ भाई कितने कितने क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ा, जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो उसके बाद फिर मैंने किया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझे शुरुआत करनी। मैंने क्वेश्चन बनाने शुरू किए। मैंने पार्ट सी से शुरू किया, पेपर सी से शुरू किया। सी में मैंने लगभग फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन बनाता गया, 15 क्वेश्चन में 5 स्टार्टिंग में 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो 100% श्योर था। मैंने उन 7 क्वेश्चन को बनाता गया, देखा अच्छा ये क्वेश्चन आंसर आ रहा है, मैंने उसको लगाया 100% और क्वेश्चन को काट दिया और आंसर बगल में लिखा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, बोला कि यार बनाया इसको मैंने, लगा यार थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, कुछ तो कन्फ्यूज़न है, आंसर सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैंने इसमें लिखा 90% और उस क्वेश्चन को काटा नहीं। उस क्वेश्चन के बगल में मैंने लिख दिया 90%। अगर मेरे पास पेपर होता भी तो मैं आपको दिखाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें लगा कि यार ये तो मतलब यार ठीक है पता नहीं चल रहा है, तो मैंने लिखा 50%, मतलब 50-50। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें लिखा 70%, फिर लिखा 100%, फिर लिखा 90%। तो स्टार्टिंग में पेपर सी से जब मैंने 15 क्वेश्चन बनाए तो उसमें 7 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो 100% थे। उन 7 क्वेश्चन को पहले मैंने OMR शीट में भर दिया और 7 क्वेश्चन को कट कर दिया कि भैया इसमें अब इस क्वेश्चन में मेरा नज़र ही नहीं जाना, मेरी जो आँखें हैं ये इन पर जानी ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं है इनको। ठीक है, फिर मैंने और बाकी क्वेश्चन बनाए। फिर पेपर सी से फिर दोबारा अटैम्प्ट लिया। इस बार क्या हुआ कि फिर 4-5 क्वेश्चन और मैंने बनाए, टोटल 22 क्वेश्चन मैंने बनाए। इस बार क्या हुआ, 3 क्वेश्चन ऐसा है जो 100% था, मैंने उन 100% वाले को लिख दिया और बाकी को 60, 70, 80, 90% करके छोड़ दिया। देखिए प्रैक्टिकल है ये कोई हवाबाजी नहीं है। इसको सीखिए और इसी को एग्ज़ाम में यूज़ कीजिए आप, तभी जाके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब क्या हुआ, पेपर सी करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास 10 क्वेश्चन है जो 100% सही हैं, जिसमें शायद कोई गलत हो जाए अलग बात है, बट वो 10 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हैं। और उस 10 क्वेश्चन के अलावा 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि कन्फ्यूज़न है। मैंने बोला भाई छोड़ दो इसको, अब चलो पेपर बी पे। आप बोलो सर ऐसा क्यों किया आपने? भाई हमारा ब्रेन है ना, थोड़ा टाइम तो दो इसको, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि रात को आप पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम में कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, बिल्कुल आप सर फोड़े जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, दिमाग में क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, और फिर आप सो जाते हो और जब सुबह उठते अचानक से याद आ जा, अरे यार ये तो यही था। एक दिन मैं अपने दोस्त का नाम भूल गया था, याद ही नहीं आ रहा था यार क्या नाम था उस दोस्त का, और कभी अचानक से याद आ जाता है। तो एग्जैक्टली यही होता है, हमारा दिमाग उलझ जाता है क्वेश्चन, उसको सुलझाने की कोशिश मत करो, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो अपने आप सुलझेगा। बोले सर एग्जाम में छोड़ेंगे कहाँ? मतलब छोड़ने कहाँ बोल रहा हूँ मैं, पेपर सी से पेपर बी पे मूव कर जाओ, पेपर बी भी तो करना है ना, तो पेपर बी बनाना स्टार्ट करो। जब पेपर बी बनाना स्टार्ट करोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फिर ऐसे ही आएंगे 100%, 80%, 90%। तो वहाँ से मैंने 20-22 क्वेश्चन उठा लिए। ठीक है, 35 क्वेश्चन मैंने उसमें से करना था, उसमें लगभग मैंने 22 क्वेश्चन वहाँ से उठाए। 22 क्वेश्चन में से फर्स्ट टाइम मेरे 12-15 क्वेश्चन सही हो गए, मैंने उनको लगाया, बाकी 10-12 को छोड़ दिया, वापस चला गया सी पे। अब इस बीच में पेपर बी को करने मुझे लगभग 40 मिनट का टाइम लगा। जब मैं पेपर सी पे गया तो अब क्वेश्चन ऐसे ही मुझे याद आने लगे, यार ये क्वेश्चन ऐसे, अरे यार यहाँ उलझ रहे थे, करो इसको, अरे यार ये तो इसका ये वाला डाउट था, करो इसको। पता चला 6 क्वेश्चन मेरे ऐसे निकल गए जो वापस जो 90% वाले थे, 80% वाले थे, उनको मैंने 100% में कन्वर्ट कर लिया, उनको पेपर में भर दिया। अब बच गए 6-7 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन बच गए जिसका आंसर मेरे पास नहीं था, मैंने उनको छोड़ दिया। फिर वापस गया बी पे, फिर बी तब तक सुलझ गया था, वहाँ कुछ क्वेश्चन बन गए। तो ऐसे 2-2.25 घंटे में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। कुछ टाइम मैंने पेपर ए को दिया। ठीक है, चलिए ऐसे ही पैटर्न होता है, अगर आप ऐसे ही करोगे तो आप उलझोगे नहीं, आप नर्वस नहीं होगे। क्वेश्चन बनाते जाओ, 5-6 के सेट में उसका आंसर करते जाओ। मुझे याद है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मेरी फ्रेंड थी दिल्ली की फरीदाबाद की फ्रेंड थी। ठीक है,
तो क्या हुआ कि हम लोगों का सेंटर साथ पड़ा हुआ था, सेंटर हम लोग का साथ पड़ा हुआ था को दिल्ली में ही था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ब्लू लाइन पे था सेंटर, ठीक है। तो कोई स्कूल था, नवोदय स्कूल था, कोई सेंट्रल स्कूल था कोई। तो क्या हुआ कि मैंने भी पेपर दिया, उसने भी पेपर दिया, ठीक है। लेकिन उसने ये गलती क्या करी कि उसने आंसर कोई नहीं भरा था, उसने सारे क्वेश्चन बना लिए, आंसर कोई नहीं भरा। अब वो नर्वस होती गई, मुझे लगा यार नर्वस क्यों हो रही है। मैंने देखा जो कि इतनी कॉन्फिडेंट गर्ल थी, वो इतनी कॉन्फिडेंट अच्छी स्टूडेंट थी, फिर भी वो नर्वस हो रही थी। अब क्या हुआ कि मैंने पेपर सबमिट किया, और जब मैं उसके पास से गुजर रहा, देखना है कि वो बिल्कुल मतलब भौकाल हो रखा है, उसको परेशान हुए जा रही है, बिल्कुल परेशान हो रही, रोना स्टार्ट कर दिया उसने। और वो घंटी बज चुकी थी, जो एग्ज़ाम वो मतलब हॉल में थे, वो आके जो कॉपी छीन रहे थे उससे। अब उससे कॉपी छीन रहे, वो रो रही है, ठीक है। अब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने बोला अरे सर छोड़ दे सर, देखिए ऐसे ऐसे बीमार थी सर, ऐसे इसको बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, इसको ये हो गया, जॉन्डिस हो गया था, हेपेटाइटिस हो गया था सर, प्लीज़ इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब वो बोल रहा है हम छोड़ेंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी। और वो रोए जा रही है, वो रोए जा रही है, वो भरने के बदले रो, मैं तो बोल रही जा तू भर तू ले, तब तक जब तक मैं इसको फुसला रहा होता तो भर ले। वो रोए जा रही है, मैंने क्या किया, खींच के उसके 2 थप्पड़ लगाया उसकी पीठ पे, चल पटापट दिए मैंने 2 थप्पड़। तो 2 थप्पड़ मारे मैंने निकल इसको, मैं इसको बोला यार होश में आओ, ये जो तुम रो नहीं रही एक्चुअली ये तुम नर्वसनेस है तुम्हारा, होश में आओ। मैंने 2 थप्पड़ लगा तो वो होश में आ गई, ठीक है सॉरी, वो मतलब मैंने उस थप्पड़ से उस सेंस में नहीं लगाया, ऐसा बोलना गलत है किसी फीमेल के लिए। एक्चुअली मैंने थप्पड़ से उस सेंस में नहीं लगाया, मैंने थप्पड़ से उस सेंस में लगाया कि तुम जहाँ तुम्हारा दिमाग जो खोया हुआ है उस दिमाग को वापस लेके आओ, होश में आओ, ठीक है, भटको मत। जो जहाँ पर भी तुम हो वहाँ तुम्हारा पेपर भरना जरूरी है, अदरवाइज तुम्हारे पूरे 6 महीने का चक्कर लगेगा। और उसका नर्वसनेस लगा जैसे टूट गया, जैसे वो होता है ना कैसे दूध में नींबू डाल दे फट जाता है, बिल्कुल वैसे उसका होश आया, लगे ठीक है क्या कर रही हूँ। उसने रोना बंद किया और फटाफट भर लिए थोड़ी देर में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि नर्वसनेस नहीं होना है। अगर कभी नर्वस होने लगा तो खुद को 2 थप्पड़ मारो एग्जाम हॉल में, यार नर्वस क्यों हो रहे हो, यार खुद को बोलो नर्वस क्यों हो रहे हो, एग्जाम ही तो है, रिलैक्स रहो, 5-6 क्वेश्चन बनाते जाओ भरते जाओ, 5-6 बनाते जाओ भरते जाओ। लेकिन जो कॉन्फिडेंट हो उसको पढ़ो, जो कॉन्फिडेंट नहीं हो उसको परसेंटेज लगा के छोड़ दो, थोड़ी देर बाद करना। ये भी 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे बहुत होते हैं। बचपन के हिसाब से सोचो तो आधे घंटे के 6 सीरियल आ जाएंगे उसमें। 3 घंटे कहीं बैठ के देखो तो पता चलेगा कि 3 घंटे बैठना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें। बहुत अच्छा सवाल है भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें। जियो मेरे शेर, इनका नाम है सुमित नारंग नाम है इनका, ठीक है, शायद महाराष्ट्र से हैं, पता नहीं। तो भाई साहब ये सवाल तो बहुत अच्छा पूछा। हर किसी का सपना होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने का, मेरा भी सपना था, हर किसी का सपना होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरा सपना तो ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब समझता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कैसे किया जाता है। देखिए अगर आपने बीएससी में जैम की तैयारी कर रखी है, बीएससी से आप तैयार हो या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, तो आप मानो कि आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। आप बस कंसिस्टेंटली पढ़ो, रेगुलरली लगे रहो, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रैटेजी। मैंने एक हॉलीवुड मूवी का सीन देखा था, पता नहीं मूवी का नाम नहीं मुझे नहीं पता, उस एक बंदे ने अपनी स्ट्रैटेजी से सैकड़ों गुंडों को मार दिया। सारा खेल स्ट्रैटेजी का है, आप कैसे पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो। देखिए पता है प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम सब लापरवाह होते हैं। हमारे टीचर हमें बोलते हैं कि भाई रिवीजन करो, हम रिवीजन नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ रिवीजन का असल प्रैक्टिस का जो वे होता है, वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, वो क्या होता है। सबसे पहले जिस दिन आप पढ़ते हो, जो कॉपी आपकी पढ़ी जो आपने, उसका सेम डे में रिवीजन होना चाहिए शाम तक। नेक्स्ट रिवीजन विद इन 3 डेज, उसके बाद रिवीजन विद इन 1 वीक, नेक्स्ट रिवीजन विद इन 1 मंथ, उसके बाद 6 महीने बाद भी रिवाइज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहला रिवीजन सेम डे, आज जो पढ़ा आपने आज ही पढ़ो उसको शाम तक में। नेक्स्ट रिवीजन 2 से 3 दिन के अंदर। थर्ड रिवीजन जो होता है वो विद इन वीक के अंदर, और फोर्थ रिवीजन विद इन 1 मंथ के अंदर, और फिफ्थ रिवीजन कोई बात नहीं 3-4 महीने बाद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप क्या करते हो, लाख समझा दिया जाए आपको, आप क्या करोगे, आपने जो क्लास में कॉपी पढ़ी वो कॉपी उठा के फेंक दी, गई कॉपी काम से। अब ठीक है, अब वो कॉपी उस दिन खुलेगी जिस दिन उसकी नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे में या किसी दिन उसकी क्लास होगी, उस दिन वो कॉपी खुले, अरे यार क्या क्या पढ़ाए थे सर।
और उसके बाद जब वो फिर उस दिन की भी क्लास कर ली, तो अब वो जो उस दिन का टॉपिक था वो कहाँ गया भगवान जाने। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर किस दिन मना था टेस्ट के टाइम में खोल के तैयार देख लेते क्या क्या पढ़ा है। भैया ऐसे तो आप 6 महीने फर्स्ट अटेम्प्ट तो क्या आप 10 अटेम्प्ट भी ले लो फिर भी JRF नहीं होना है। देखिए स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। जो आपको आज पढ़ाया गया उसका रिवीजन आज के आज कीजिए। भाई टफ लग रहा है आपको, नहीं है टफ, माइंडसेट करो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि जो मैंने आज पढ़ा है उसका रिवीजन मुझे आज ही करना है। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। आप क्या करते हो, जो आज पढ़ते हो उसका रिवीजन आप ही जानते हो कि आप कब करते हो। आज पढ़ा आज रिवाइज करो, सेकंड रिवीजन 2 से 3 दिन के अंदर, थर्ड रिवीजन 1 वीक के अंदर, फोर्थ रिवीजन 1 मंथ के अंदर, उसको छोड़ दो उसको। यही तो फंडा है, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करना। और आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं हो। आप लोगों को लगता है कि भाई ठीक है हम तो जो कर रहे हैं। गलत बात है। मैं आपको बोल के हार गया भैया शॉर्ट नोट्स बनाओ, बनाया आपने शॉर्ट नोट्स? किसी ने नहीं बनाया होगा ढंग से। आपको पता भी मैं आपके पीछे कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें कितना ज़्यादा डेप्थ होता है। मुझे नहीं लगता है कितना डेप्थ में कोई जाके पढ़ाता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने। आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। बिना शॉर्ट नोट से क्या कर लोगे यार। आप नदी में हो, ठीक है, बहुत बड़ी नाव है। अरे भैया नाव बड़ी हो चाहे छोटी, उसको चलाने के लिए चप्पू छोटे छोटे ही होते हैं। अगर आपको बहुत बड़े साइज़ के चप्पू दे दिए जाए तो क्या नाव चला पाओगे आप? हाँ सोचो, एक नाव को इतने बड़े समुद्र में चलाने के लिए एक छोटा चप्पू चाहिए आपको। चप्पू समझते हो ना, वो हैंडल, तो वो चप्पू है आपका शॉर्ट नोट्स। आप वो बनाते नहीं हो, रिवीजन करते नहीं हो, शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं हो। जब शॉर्ट नोट्स नहीं बनेगा, रिवीजन नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक क्या घंटा बने, सॉरी क्वेश्चन बैंक क्या खाक बनेगा। क्वेश्चन बैंक नहीं बनेगा तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे नहीं, आपका टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा। जब टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा तो फिर अरे ठीक है भाई, बात तो समझ गए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है 2 बातें, एक तो आपका शॉर्ट नोट्स और दूसरा रिवीजन का पैटर्न। गलत तरीके से रिवीजन मत करो, मनमानी मत करो, ठीक है, मनमानी मत करो। आप पैटर्न से चलो। देखो ना कैसे रिजल्ट नहीं होता भाई, कूद कूद के रिजल्ट आएगा आपके पास। बोलेगा प्लीज़ भाई साहब हमें अपने पास रख लो। आप बोले अच्छा JRF कितना रैंक है तुम, अंडर 100? अरे ठीक है यार नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तुमसे। वो कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार रैंक अंडर 10 वेट कर रहा है मेरा, तुम जाओ अभी नेक्स्ट ईयर फिर आ जाना नेक्स्ट सेशन में। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तभी आएगा जब पैटर्न से चलोगे। अरे मैंने मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बनाए, थोड़ा सा गलत फॉर्मूला लगे तो क्वेश्चन नहीं बनता। तो फिर आप कैसे सोचते हो कि अगर गलत स्ट्रैटेजी से आप चलोगे तो मतलब आप कुछ कर पाओगे? सोचो अभी इंडिया पिछले 5-6 साल से लगातार सारे फाइनल सेमीफाइनल हार जा रहा है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे कोई भी हो। इवन कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है, चाहे महिला T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वो भी हार जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी गलत होगी सारा खेल खराब होगा। स्ट्रैटेजी सही रखो, देखो सारा खेल सही होगा। लोग धोनी को क्यों इतना याद करते हैं? क्योंकि बंदे की स्ट्रैटेजी काम करती थी। जहाँ स्ट्रैटेजी वहाँ सक्सेस। नो स्ट्रैटेजी नो सक्सेस। चाहे आपकी आंखों से आंसू गिरे, चाहे आपकी आंखों से खून गिरे, चाहे आपके माँ बाप अपनी ज़मीन बेच के आपको पढ़ाएं या अपने माँ बाप ने किडनी बेच के आपको पढ़ाएं, सक्सेस विदाउट स्ट्रैटेजी नहीं मिल सकती। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। मैं एक आपको बात बताता हूँ, पता है बच्चे लोग, मैं ना चूँकि मैं बिहार से हूँ, मैंने भी बहुत कम टाइम में सक्सेस किया। मैंने सक्सेस को बहुत नीचे से बहुत ऊपर लेवल तक जिया। बहुत ही अंडर द पॉवर्टी लाइन से उठकर मैंने अपने लेवल को बहुत ऊपर ले गया। तो एक टाइम था जब मैं बहुत सक्सेसफुल था, ठीक है, अभी भी हूँ। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, सुनने में आपको हंसी आएगी शायद, हंसना मत, ठीक है। मुझे ना MS धोनी से बहुत जलन होती थी। आप बोलना सर क्या सर आपकी औकात नहीं है MS धोनी से जलन करने की, बस बता रहा हूँ सुन तो लो पहले। मुझे MS धोनी से बहुत जलन होती थी, मुझे पसंद नहीं था बंदा। क्यों पसंद नहीं था? मुझे तो यार मैं इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उस बंदे की का मतलब जो सक्सेस का लेवल है वो कहाँ जा रहा है? मैं इतना सक्सेस क्यों नहीं कर रहा हूँ? इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ मैं? वो बंदा मतलब जिस बॉलर को बॉल पकड़ाता है वो विकेट निकाल लेता है, जिस बैट्समैन को बैट थमा दे। यार वो जोगिंदर शर्मा याद है जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था 2007 में? शायद मुनफ पटेल या जोगिंदर शर्मा था, हम लोग उस बॉलर को कुछ समझते नहीं थे। उसने विकेट निकाल के फाइनल जिता दिया। वो बंदा जिसे बॉल पकड़ा दे वो मैच जिता दे।
तो मुझे बहुत गुस्सा आता था इस चीज़ पे, यार कितना लकी है ये, मेरे से कहीं ज़्यादा लकी मैं भी हूँ, बहुत लकी हूँ, लेकिन मेरे से कहीं ज़्यादा लकी है, ये कैसे हो गया। तो एक बार मैंने उसका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, बहुत अच्छा मैच उसने जीता, तो मतलब हारा हुआ मैच उसने जीता है, तो उसको वहाँ के जो पत्रकार थे, जो मतलब रिपोर्टर होते हैं, उसने पूछा कि व्हाट्स द रीजन ऑफ योर सक्सेस, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड योर सक्सेस। उसने एक बहुत छोटी सी लाइन बोली, बहुतों ने सुना बहुतों ने नहीं सुना, मैंने बहुत गौर से सुना और अपनी ज़िंदगी में उसके बाद धोनी भाई माही भाई के लिए मेरी ज़िंदगी का जो सोचने का जो नज़रिया था वो बदल गया। धोनी ने सिंपल में एक लाइन बोली, सिंपली आई प्लान एंड देन वर्क। कितना छोटा सा लाइन निकल गया ना, सिंपली आई फर्स्ट प्लान एंड देन वर्क। कितनी छोटी सी बात बोली उसने कि मैं प्लान करता हूँ और फिर वर्क करता हूँ, लेकिन असल में इस बात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कितनी बड़ी बात उसने बोली कि मैं पहले प्लान करता हूँ और प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करता हूँ। आपको लगता है कितनी बड़ी बात है ये, कि आप किसी चीज़ के लिए प्लान कीजिए और फिर उसी काम पे वर्क कीजिए। आपको लगता है कि आप कभी अनसक्सेस होंगे, कभी अनसक्सेस आपको टच कर पाएगा। उस दिन मैं समझा धोनी की सक्सेस का राज, कि बंदा हर चीज़ के लिए उसके पास एक प्लान होता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। सिर्फ सोचता नहीं, सिर्फ बोलता नहीं कि हाँ भैया हम प्लान पे वर्क कर रहे हैं, वो काम करता है प्लान पे वर्क करता है। और ये रीज़न है कि वो आज सक्सेसफुल, आज क्या मतलब वो सक्सेसफुल है, ठीक है। तो लोगों की अनसक्सेस का रीज़न ही होता है विदाउट प्लान वर्क करना। अगर आप प्लान नहीं करते हो, विदाउट प्लान वर्क करते हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो भाई कि आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। चलिए ठीक है, आपको लग रहा है सर आप बहुत लंबी लंबी बातें करते हो, ठीक है, चलिए मेरी बातों से इरिटेट मत होइएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों को स्ट्रॉन्ग करना है क्या। मतलब बच्चे ने इंग्लिश में कमेंट पूछा, मैंने उसको हिंदी कर दिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, क्या तीनों को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। जनरल है, SC ST है आप, या जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती है। क्योंकि कैटेगरी वाइज जो होता है इसके मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं। देखो मतलब मैं किसी को मतलब कुछ बोल नहीं रहा, आप खुद समझो इस बात को कि कैटेगरी वाइज जो होते हैं मार्क्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग मार्क्स जो होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग जो थ्रेशोल्ड होता है, बैरियर, वो अलग अलग होता है। तो आपको जो है इस चीज़ को समझते हुए 2 सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग करना है आपको, ठीक है, 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आप 2 सब्जेक्ट पे ही काम करो, मेरी मानो 2 सब्जेक्ट पे ही काम करो, आप तीसरे को बिल्कुल छोड़ दो आप, ठीक है। क्योंकि अब आप स्पेशलाइज हो चुके, अब बेवजह चीज़ों को इलांगेट करना, एलिबोरेट करना अच्छी बात नहीं है। आप 2 पे फोकस कर लो मेरे हिसाब से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एकदम फोकस कर जाओ उस पर कि हमें इन 2 सब्जेक्ट को अच्छे से एकदम पढ़ जाना है, चाट जाना है। और आप अगर जनरल रैंक में आते हो तो कोई बात नहीं, आप 2 को आप स्ट्रॉन्ग करो और 1 को थोड़ा देख लो अच्छे से, ठीक है। आपको 2 को अच्छे से पकड़ के रखना और 1 को थोड़ा आपको अच्छे से देख लेना है। मतलब आप समझो कि आपको 2.5 सब्जेक्ट लेके 2.5, और आप रैंक मतलब कैटेगरी में आते हो तो आपको 2 सब्जेक्ट को मार्क्स लेके चलो, आपका वैसे भी JRF हो जाना है, तो थोड़ा का फ़र्क है, ठीक है। आप इस चीज़ पे ध्यान दो। पेपर C में तीनों क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़रूरी है कि आप 2 को स्ट्रॉन्ग कर लो, किससे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। हालांकि ऐसा सोचने के बाद भी क्वेश्चन छूटेंगे, लेकिन आप सोच लो कि नहीं भाई आपको 2 से सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, तो 2 से क्वेश्चन नहीं छोड़ने और बाकी 1 को आपको पकड़ के लेके चलना है कि भाई ठीक है ये मेरा बैकअप हुआ, उसको बैकअप लेके चलना है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन छूटता है या कोई मिस्टेक होती है इधर या कोई गलती होती है, तो एक पोर्शन, 2-3 टॉपिक ऐसे 2-3 चैप्टर्स होंगे जो हमें संभालेंगे। जैसे कि मान लो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ आप फिजिकल में 2-3 चैप्टर ले लो आप, जैसे क्वांटम ले सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स ले सकते हो, सॉलिड स्टेट तो छोटा है वो तो लेना ही चाहिए, उससे थोड़े क्वेश्चन आते, ग्रुप थ्योरी हो गया, तो इनको लो। अगर फिजिकल वीक है तो आप क्वांटम, मैं स्किप करने किसी को नहीं बोलूँगा, नहीं ये वर्ड नहीं बोलूँगा मैं, ये मेरे प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। आपको 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने, 1 को लेके चलना है, ये आपके सक्सेस का रीज़न होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शिखा जोशी ने पूछा है, बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे करें सर। वाओ नाइस क्वेश्चन, बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना तो आपके खुद के हाथ में है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कैसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, कि आपने जो है मास्टर्स या ऑनर्स जो आप कर रहे हो किस टाइप की यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो उसमें आपको पढ़ाया गया है या टाइम पास हुआ है,
सुनने में ख़राब लगता है बट ये रियलिटी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में टाइम पास होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो आपके साथ क्या हुआ है, ठीक है, ये चीज़ जानना समझना ज़रूरी है। बेसिक इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपने क्लास 12th में जो पढ़ा है, तो क्लास 12th में आपने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा है या आपने केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए पढ़ा है। डिपेंड करता है कि आप जो मतलब जो क्लास 12th में जो आपने तैयारी की है वो सिर्फ सीखने के लिए की है, मतलब पास करने के लिए या सीखने के लिए की है। खैर कोई बात नहीं, मान लो चलो बहुत बुरा चला गया कि आपने सिर्फ 12th पास करने, सर हमें तो जो टीचर ने पढ़ाया सिर्फ पास करने के लिए बताया कि भाई किसी तरह पास कर जाओ 12th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दी हम पास कर गए, तो कोई बात नहीं, टाइम लो, क्लास 12th को स्ट्रॉन्ग करो, क्लास 12th की NCERT उठाओ पढ़ो, या क्लास 12th के यूट्यूब पे कोई टीचर होंगे, कोई लेक्चरर होंगे, बहुत सारे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उनको उठाओ, उनके वीडियोज़ उठाओ और अच्छे से देखो, उनको फॉलो करो। क्लास 12th को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है और उसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद पढ़ाओ। आपको क्या लगता है कि CSI JRF कोई मतलब 4-10 दिन में होने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं। अगर अभी आप BSc में हो तो आपके पास 3-4 साल टाइम है भाई मेरे, आप पढ़ाना स्टार्ट करो। देखिए पढ़ाने से बेहतर कुछ नहीं होता, जब आप पढ़ाओगे तो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर होंगे आपके दिमाग में, इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। आप पढ़ाओ, सीखो, यूट्यूब लेक्चर देखो, उस टॉपिक को सीखो और पढ़ाओ, चाहे जो भी पैसे मिले, चाहे जो भी, वो आपका मैटर है, आप पढ़ाओ। इससे क्या होगा ना कि आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। आपको पता है मैं इतना अच्छा पढ़ा पाता हूँ, आप मतलब खुद फील करते होंगे या मैं खुद में फील करता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा। खैर नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे से भी बहुत लोग हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ये प्राउड से बढ़ के ईगो पे चला जाएगा ये वर्ड, और ईगो मैंने अपने अंदर से निकाल रखा है। कोशिश करता हूँ कि ईगो अगर मेरे आए तो मेरे से दूर चला जाए। खैर, तो आपको पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले एक अच्छा नोट्स होना चाहिए, आपके पास असाइनमेंट अच्छे होने चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो वो कोई नहीं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो क्लास 12th को पढ़ाते हैं, उनसे कंटेंट सीखो और नेक्स्ट क्लास में डिलीवर कर दो, जाके पढ़ाओ। मैंने खुद पढ़ाने का मुझे बहुत एडवांटेज मिला है, मैंने बहुत जल्दी CSIR क्रैक किया। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने BSc के टाइम से ही लगातार IIT JEE को पढ़ाया, खुद की कोचिंग खोल के। बहुत बड़ी कोचिंग थी मेरी, जिसमें मैंने बहुत, आज भी मेरे इलाके, मैं कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ, कटिहार नाम सुना होगा अगर आपने, तो वहाँ आज भी बच्चे, उस पूरे इलाके के बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, 4-5 हज़ार बच्चे तो मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे जुड़े हुए हैं, PK सिद्धांत नाम से मेरा पेज है। आज भी बच्चे वहाँ पर मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से अपने सुख दुख शेयर करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, अच्छा लगता है। खैर वो अलग बात है। तो आप पढ़ाओ, पढ़ाने से क्या होगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप जो भी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती वो क्लास में पढ़ाने के दरमियान आपको आने लगेंगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी, ठीक है। इसलिए पढ़ाना सीखो सबसे पहले, चाहे जो भी हो, पैसे थोड़े मिले ज़्यादा मिले डजेंट मैटर, बट पढ़ाइए, ठीक है। पढ़ाने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग से क्लियर होगा। मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक वीक है, पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए आप, बेसिक ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पढ़कर स्ट्रॉन्ग करना मुश्किल है, और वो भी उस एज में 23, 24, 25 साल की एज में बेसिक स्ट्रॉन्ग करने जाओगे तो फंसते चले जाओगे, जो फैक्ट बात है। 23-24 साल में वो कंसंट्रेशन पावर, आप वो डेडिकेशन नहीं ला सकते जब तक कि थोड़ा ये ना मिले, कैश चाहिए। पढ़ाओ, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, बेसिक अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते, मतलब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, संतोष दुबे का। CSIR के क्वेश्चन मिक्स्ड होते हैं, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हाँ भाई, CSIR क्वेश्चन मिक्स्ड तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। CSIR JRF के लिए जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो आपस में क्वेश्चन मिक्स्ड किए हुए होते हैं, उनको उसी वे में काम करना है। अब बोलो सर क्या वे हो सकता है उसका, तो सबसे पहले तो आपके सब्जेक्ट पे ग्रिप होना चाहिए। आपको CSIR JRF को इतना इसलिए मत लो कि ऐसे हो जाए, आपको सब्जेक्ट पे ग्रिप होना चाहिए। 2-3 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी वो टर्म है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही मिला के पूछा जाता है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत रेयरली ही इंडिविजुअली पूछा जाता है। ESI IR के या NMR के क्वेश्चन बहुत रेयरली होते हैं कि अलग से पूछे जाते हैं, उनको किसी न किसी से वो मिक्स कर देता है। तो आपके पास भी ये क्वेश्चन आ रहा है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है दुबे जी कि क्वेश्चन मिक्स आते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये CSIR के वो क्वेश्चन है जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया गया है। तो आप अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ दो कोऑर्डिनेशन मिक्स हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ OMC मिक्स हो जाएगा, और भी चीज़ें और भी सब्जेक्ट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक को स्पेक्ट्रोस्कोपी से मैच करवा देगा, ऑर्गेनिक तो खूब करता है,
तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्ट्रॉन्ग करो तो आपको ये जो मिक्स वाली जो प्रॉब्लम आई ना, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप अच्छे से पूरा मतलब जो पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको शुरू से अच्छे से कर लो, बाकी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्या बताऊँ मैं सर, सब्जेक्ट भूल जाता हूँ कैसे याद रखूँ। हद है यार ये क्वेश्चन का चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए कि क्वेश्चन भूल जाते हैं आप। ठीक है भाई, अच्छी बात है, भूलना तो हमारा नेचर है, हम इंसान हैं, इंसान तो भुलक्कड़ होते ही हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हमें हर चीज़ हर बात याद रह जाए, भूलना तो हमें होता ही है। हम चीज़ों को याद रखते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है। देखिए, सबसे पहले काम आप क्या कीजिए कि अपने दिमाग को चेंज कीजिए। कभी आप ऐसा होता है कि सुबह उठे, ब्रश उठाया, उसमें क्रीम लगा के हाथ को बोलते चल भाई हाथ डाल मुंह में, फिर मुंह में ऐसे करते हो, फिर ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, क्या कभी ऐसा करते हो क्या? कभी ऐसा होता है कि शर्ट को पैंट की जगह पहनने की कोशिश करो, पैंट को शर्ट की जगह पहनने की कोशिश करो? नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि वो वैसे ही होता है, क्योंकि हमारा माइंड सेट है। और यहाँ हमारा माइंड सेट नहीं होता है। सब्जेक्ट पे भूलना मतलब कि आपको सब्जेक्ट को लेके आपका माइंड सेट नहीं है, आप सब्जेक्ट को प्यार नहीं करते। हम जिस चीज़ को प्यार करते हैं, जिसे प्यार करते हैं, क्या उसे भूल पाते हैं क्या? नहीं ना, तो आप सब्जेक्ट को प्यार नहीं करते इसका मतलब, तभी तो आप भूल जाते हो। सबसे पहले पता है क्या करो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करो। मैं दूर की बात बता रहा हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करो। फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, अपना कैरियर सोचो। ठीक है, कि जिस कैरियर के लिए आप लड़ रहे हैं वो कैरियर आपको क्या देगा, नाम, शोहरत, पैसा, अच्छा लाइफ पार्टनर, और उसको लेके एक सपना बनाओ अपनी आँखों में, और फिर सोचो आँख बंद करके भाई वो सपना पूरा कैसे होगा। तो पता चलेगा वो सपना आपका ये सब्जेक्ट पूरा करेगा। और फिर सब्जेक्ट को उठाओ और गले से लगाओ, ऐसे प्यार से बोलो यार तुम ही तो हो मेरे, तू ही तो जन्नत। और प्यार से सब्जेक्ट को गले से लगाओ, खूब प्यार से समझाओ, बाबू क्यों नहीं याद होते हो तुमको तो मैं इतना प्यार करता हूँ, कहाँ चले जाते हो तुम। प्यार से बातें करो, आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं और फिर उस सब्जेक्ट को प्यार भरी निगाहों से देखो। सोचो हम किसी को प्यार करते हैं, किसी चीज़ को, क्या हम उसे भूल सकते हैं कभी? नेवर, कभी नहीं, शायद इस ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो हम उस सब्जेक्ट को कैसे भूल सकते हैं जो हमारे कैरियर को बना रहा है, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम तो उसे सबसे ज़्यादा उसी को प्यार करते हैं, उसे कैसे भूल सकते हैं हम? उसे कैसे भूल सकते हैं? तो आप उसे प्यार करना सीखो, सब्जेक्ट से, अपने सब्जेक्ट को प्यार करना सीखो। जब आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स का नाम आए, आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनते के साथ आपके दिल की धड़कन बढ़ जानी चाहिए। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेट्रिक सुनते के साथ आपकी सांसें रुक जानी चाहिए। क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दीदार होगा। जब आप सुनो बायो इनऑर्गेनिक तो एक अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, एक सीने में दर्द होना चाहिए, वाह बायो इनऑर्गेनिक, वाह अभी आएगा हीमोग्लोबिन, अभी आएगा मायोग्लोबिन, अभी दिखेगा प्रोटीन। सब्जेक्ट को प्यार करना सीखो, नहीं भूलोगे फिर आप कभी। ठीक है आप सोच रहे होगे सर आप तो पूरा मतलब दार्शनिक बन गए। तो भाई दार्शनिक की बात नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ सब्जेक्ट को दिमाग या आँखों से नहीं पढ़ा जाता, उसको दिल से पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट को प्यार करना सीखो, फिर सब्जेक्ट भी आपको प्यार करेगा, सब्जेक्ट आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक कब बनाएं? हाँ भाई क्वेश्चन बैंक कब बनाएं? पहले प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, सब्जेक्ट पे थोड़ा ग्रिप बना लो और ग्रिप बना के फिर क्वेश्चन बैंक को बनाना स्टार्ट करो। जब तक सब्जेक्ट पे ग्रिप ना हो क्वेश्चन बैंक टच मत करो। क्लास नोट्स थोड़ा बनाओ, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि सब्जेक्ट पर ग्रिप करके 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको क्वेश्चन बैंक बनाने हैं। ये नहीं कि आपने मतलब सब्जेक्ट पर ग्रिप बनाने की कोशिश की, 6 महीने लग गए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से यार भाई एक साइड से क्वेश्चन बैंक करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। आपको करना क्या है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस पर ग्रिप करते जाओ, हर क्वेश्चन बनाते जाओ। ठीक है, आप सब्जेक्ट को ग्रिप करते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ, सब्जेक्ट को ग्रिप करो,
उसके जो असाइनमेंट वगैरह बनाओ और फिर क्वेश्चन बैंक पे उतर जाओ, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत करो कि मतलब कभी ऐसा मत करो कि सब्जेक्ट पे ढंग से ग्रिप नहीं हुआ है और क्वेश्चन बैंक बनाने लगे, और इस चक्कर में सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाने के चक्कर में टाइम भी मत ले लो 2-3 महीने का। विदिन 3 to 4 डेज पढ़ो, मेहनत करो। अरे भाई JRF चाहिए ना आपको, टाइम पास थोड़ी करना है। टाइम पास करना है तो फिर छोड़ दो, जाके जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, रेलवे बैंकिंग, SSC PO की। क्यों हायर एजुकेशन में आ रहे हो? तो हायर एजुकेशन में आना चाह रहे हो तो मेरी बात को समझो, 3-4-5 दिन के अंदर जितनी तैयारी होती है कर लो और क्वेश्चंस पे उतर जाओ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के एक बार ऐसे प्यार से किस करो और उसको बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। ज़रूर बनेंगे। हेल्प ले लो भाई, हेल्प लो, क्वेश्चन में उसके आंसर होते हैं, थोड़ी हेल्प लो। ट्रस्ट मत करो कि 100% सही होगा, लेकिन स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए एक सुहाना ने एक क्वेश्चन पूछा है। सुहाना ओझा। तो सुहाना ओझा या सोहम ओझा है, सॉरी मैंने नोट नहीं किया है, सोहम ओझा या ऐसे कुछ है, जो भी है, मेल फीमेल पता नहीं, सॉरी। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि बुक एंड क्लास नोट्स में किसको कितनी प्रायोरिटी दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बुक एंड क्लास नोट्स में किसको कितनी प्रायोरिटी दें। सही बात है भाई, बुक एंड क्लास नोट्स में किसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आए हो या इवन अपने क्लास 12th के बाद से ही अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो आप बुक पे भरोसा करो, ठीक है। आप बुक पढ़ो अच्छे से। जब आप बुक पढ़ोगे सॉरी जब आप बुक पे भरोसा करोगे, बुक पढ़ोगे, फॉरेन राइटर की बुक्स पढ़ोगे, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, और चूँकि आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आपको बुक्स समझ में भी आएंगे और कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी तरह से आप सीख पाओगे। क्लास नोट्स तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन बुक्स पे भी आप भरोसा करो। हाइलाइटर उठाओ, बुक्स को एक तरफ से जो भी ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उसको हाईलाइट कर लो। लेकिन अगर आपने किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से BSc MSc किया है, जहाँ पर कि आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिला है, तो आई थिंक कि आपको बुक के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। आप ये मत करो कि भाई दिखाने के लिए हमने कैरेथर खरीद ली, क्लेडन खरीद ली, ये मोटी मोटी बुक्स खरीदे जा रहे हैं। पता है वो पागलपन है। क्या आपने कभी क्लास 12th में फील किया कि किसी को देखा देखिए आपने बहुत सारी बुक्स खरीद ली, साइमन कैरी की बुक खरीद ली ऑर्गेनिक में, ठीक है, सोलोमन की बुक खरीद ली, या और भी आपको बहुत सारी बुक्स आती है, आपने ख़रीद ली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और बना नहीं पा रहे हो, सिर्फ अपना मजाक बनवा रहे हो। सब लोग मजाक उड़ाते होंगे पीठ पीछे कि भाई देखो ये बुक्स खरीद रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। ये काम नहीं करना है। आप मज़े से बुक्स खरीदो, लेकिन तभी जब आपका बैकग्राउंड अच्छा हो। अदरवाइज टीचर के क्लास नोट से ट्रस्ट करो। ये चीज़ क्लास 12 से लेके BSc से लेके हर जगह एप्लीकेबल होती है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा, आपको अगर बहुत अच्छा आप पहले से जान रहे हो तो बुक्स उठाओ। अब बोले सर पहले से कैसे जान सकते, सीखेंगे तभी तो। भाई तो मेरे से बहस मत करो आप, मैंने आपको समझा रहा हूँ, आपसे बहस नहीं कर रहा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आपके पास अगर टाइम कम है तो आपके पास बुक पढ़ने का टाइम कहाँ से होगा। हाँ आपके पास टाइम है 3-4 साल, पढ़ो, बुक स्टार्ट करो, कोई गाइड करेगा, कहीं से गाइड लो, पढ़ो उसको। लेकिन जब आपकी, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ JRF की, इसका मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लेके बात नहीं कर रहा मैं ऐसे एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ जिनके पास टाइम बहुत नहीं है, 6 महीने, साल भर या साल भर का मैक्सिमम टाइम है। तो आप बुक के पीछे मत भागो। अगर आपका बैकग्राउंड इतना वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपने क्लास नोट से भरोसा करो, ठीक है। जो आपने अच्छी कोचिंग में क्लासेज चल रही है उन्हें असाइनमेंट करो, क्योंकि वो भी तो बुक पढ़ के पढ़ा रहे हैं। आप बुक पढ़ोगे, आपको नॉलेज होगा, बहुत 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 अच्छी बात है, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। आप 2-3 पेज से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे कभी आपको हमेशा फर्स्ट वाले जो स्टार्टिंग के 2-3 पेज होंगे उसको पढ़ोगे, आगे कभी कहानी आपकी बढ़ेगी ही नहीं, खुद का मजाक बनेगा, ठीक है। इसलिए ऐसा मत करो। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो थोड़ा बुक पे कम ट्रस्ट करो, क्लास नोट से ज़्यादा भरोसा करो। एग्ज़ाम निकालना है ना भाई, एग्ज़ाम निकाल लो, फिर पढ़ते रहना बुक्स। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ट बुक कौन सी होगी CSIR के लिए। तो भाई ठीक है, बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो बहुत सारी बुक्स हैं, मैं ऐसे नहीं बता सकता। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एक वीडियो बना रखी है, बेस्ट बुक फॉर CSIR, बहुत अच्छे से जो इंपॉर्टेंट बुक्स है मैंने उसको दे रखा है, और उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप उस वहाँ से देख लो बेस्ट बुक का ऑप्शन। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो अब समय आ गया है आपके एक क्वेश्चन के आंसर करने का, कि तुक्केबाजी कैसे की जाए, कैसे क्वेश्चन में तुक्के लगाए जाएँ।
और ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मेरे कुछ मत कीजिए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। टेलीग्राम इंस्टॉल कर उसमें लिखिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत और आप मैं मिल जाऊँगा। आप मेरे मुझसे जुड़ जाइए, उसके थ्रू आपको बहुत सारे नोट्स, असाइनमेंट, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको सारे उस ग्रुप पे मिल जाएंगी। पहले क्या था, पहले मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप था, बट व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रॉब्लम क्या होती है कि मतलब लोगों को ऐड करने के बावजूद भी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बता नहीं सकता। व्हाट्सएप में एक चीज़, ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं कर सकते, 200-250 लोगों से ज़्यादा। उसके बाद उसमें कोई कंटेंट डालो तो कोई नया आएगा, उसको फिर से कंटेंट चाहिए होगा। टेलीग्राम में ऐसा नहीं है, एक बार आपने जो डाल दिया वो चाहे आज से 6 महीने बाद भी कोई ज्वाइन करेगा, उसको सारा मटेरियल एट ए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, 2 लाख लोगों को ऐड कर सकते, तो वहाँ भी वही कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 6-7 ग्रुप हो गए थे, इतने लोगों से जुड़ गया था मैं, 6-7 ग्रुप हो गए थे व्हाट्सएप पे, तो मैंने सारे को डिलीट कर दिया लगभग और सिर्फ टेलीग्राम बना दिया है। उस पर आइए, जुड़िए, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर्च कीजिए, किसी लिंक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो लास्ट में क्वेश्चन है कि भाई तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे तुक्का लगा सकते हैं। देखिए, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया ना कि क्वेश्चन को आप रैंक कीजिए, 100% वालों को बिल्कुल आप लेके चलिए, 100% वालों को काट दीजिए, कट करके और उसका आंसर भर दीजिए 4-5 के सेट में। 90% वालों पे दोबारा अटैम्प्ट लीजिए, 80% वालों पे दोबारा अटैम्प्ट लीजिए। चलो आप इस तरह से 100, 80, 90% करते हुए आपने क्या किए कि मान लो पेपर सी से आपने 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन आपने उठा लिए कि जो बिल्कुल आपको लग रहा है कि नहीं सर ये जो होगा बिल्कुल मेरा जाएगा, सही जाएगा। अब पेपर बी में भी आपने ऐसे किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको छूट रहे हैं, लगभग लग रहा है कि सर इसका ये आंसर हो सकता था, इसके 2 आंसर तो मैं सर समझ पा रहा हूँ कि ये 2 आंसर नहीं होगा, लेकिन सर ये 2 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो 2 आंसर है ना, मान लो किसी क्वेश्चन का उसका A B C D ऑप्शन है, हालांकि CSR में 1 2 3 4 करके, तो 1 2 3 4 आपको पता है कि 1 और 3 गलत है, मतलब कभी नहीं होगा, ये आपका सेंस कह रहा है। अब 2 और 4 में से कोई एक होगा। ठीक है, 2 और 4 में से कोई होगा, बिल्कुल चारों अगर आपके लिए अननोन हो, चारों में से पता ही नहीं कि भाई कौन सही कौन गलत, तो आप फिर उस क्वेश्चन को तो भूल ही जाओ, छोड़ दो, गलती से भी उस पर अटैम्प्ट मत लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन में 2 या 4 में से कोई एक आंसर होगा, ये पक्का है, लेकिन 2 या 4 मैं चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। ऐसे मान लो 10 क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें कि आपको 2 में कन्फ्यूज हो रहे हो या 3 में कन्फ्यूज हो रहे हो, था वहाँ पर भगवान का नाम लो और उसमें से किसी एक पे मार दो आप। क्या समझे? अब इसका फ़ायदा समझो। मान लो आपने 10 क्वेश्चन उठाए, 10 क्वेश्चन में आपने तुक्का मार दिया, 2 छाँट के, 2 के बीच में, 4 में नहीं, 4 वाला को टच नहीं करना है, जिसके चारों नोन हो, 2 नोन हो, जो पता चला हम एलिमिनेट कर दें, 50% बच गए 2 क्वेश्चन, उसमें आप 2 में से किसी एक पे लगाओ। चलो ठीक है, 10 क्वेश्चन किए, 60-40 का रेशियो लेके चलते हैं, या चलो छोड़ो 50-50 लेके चलते हैं। हम 50-50 लेके चले, 5 गलत हो गया, 5 सही हो गया। अगर 5 गलत हुआ तो 5 में से कितने मार्क्स कटे, तो 5 मार्क्स कटे, -1 5 मार्क्स कट गए। और मिले कितने, 5 सही भी तो हुआ, तो 5 के 20, तो 20 मिले, 5 गए, कितना फ़ायदा हुआ, 15, बिना कुछ किए 15 का फ़ायदा हुआ। आपको क्या लगता है ये 15 कम है? हाँ, नेट वालों को JRF करवा दे, JRF वालों को SPM करवा दे, ये 15 नंबर, ये इतनी बड़ी चीज़ है। अब यही चीज़ आप पेपर बी में भी मारो, वहाँ भी 8 क्वेश्चन आपने मान लिया, आपने तुक्के मारे, 4 सही 4 गलत। ठीक है, अब 4 अगर सही, हालांकि ऐसा होता नहीं, 4 से ज़्यादा ही सही होगा, क्योंकि कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा सही आंसर का। तो मान लो 8 थे, 8 में से 5 सही हो गया, 3 गलत हो गया, 3 कटे, 3 सही के लिए कितने कटे, 1.5 मार्क्स कट गया, हाफ मार्क्स कटेगा भाई, 2 मार्क्स वाला है। और 5 सही हो तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 मिले और 1.5 मार्क्स कट गए, कितना मिला, तो 8.5। अब ये 8.5 यहाँ मिला और 15 मार्क्स वहाँ मिला, कितना हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 23-24 के आसपास हो जाता है, जो इतना इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। ठीक है, तो बच्चे लोग तुक्का मारने का ये एक तरीका है। ठीक है, एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें पेपर ए में कैसे तुक्का मारते हैं, जो पेपर ए है उस पर कैसे करें, उसको भी तुक्केबाजी से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये जो बेस्ट तरीका है तुक्के लगाने का। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, एक्चुअली आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, आप लोग तो बिल्कुल अपनी मुझे फैमिली मेम्बर की तरह लगते हो। नहीं कोई नहीं, चलिए हम लोग तो मिलते रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है, और कोई नहीं, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मैं एक ऐप लॉन्च करने वाला हूँ जून नेक्स्ट सेशन से, जुलाई से। ठीक है, जून लास्ट वीक में मैं ऐप लॉन्च कर दूँगा। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फ़ीस पे मैं आपको पूरी क्लासेस दूंगा उसमें अलग से। ठीक है,
तो बने रहिए मेरे साथ और मेरी सारी वीडियोज़ को देखिए। मैं आपको लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मेरी हर एक वीडियो बहुत ऑसम लेवल की मैं बनाता हूँ अपने लेवल पे, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है, जितना जितना मेरे 36 जो मेरे टीचर्स हैं केमिस्ट्री के, उनके आशीर्वाद से। हाँ भाई, मैंने 36 टीचर्स से केमिस्ट्री पढ़ी है, तो शायद इसलिए इसका भी असर है कि मैं इस तरह पढ़ा पाता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी। बाय।